नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज मीरापुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और लगातार मीरापुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। यहाँ की चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ के जो विधायक थे चंदन सिंह चौहान, उसके बाद में ये सीट जो है खाली हो गई है। वो लोकसभा के सदस्य अब बन चुके हैं और उसके बाद में जो है यहाँ पे अब चुनाव होना है। 20 तारीख के यहाँ की जनता मतदान करेगी और एक तरफ जो है शंभू राणा है जो सपा की प्रत्याशी है, दूसरी और भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि आरएलडी, दोनों का गठबंधन है। और इस गठबंधन में जो है आरएलडी को जो है ये जो है सीट मिली है और सीट पे जो है मिथिलेश पाल को यहाँ पर जो है उतारा है। अब बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है यहाँ की जनता की बार जब मतदान करेंगे, किन मुद्दों को लेकर करेंगे और यहाँ की जो समस्या है किस समस्या को देखते हुए यहाँ के लोग मतदान करेंगे। भाई नहीं कोशिश करें। गांव कौन सा है ये? गांव कौन सा है? ये खुजड़ा गांव है। अच्छा, खुजड़ा गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या लग रहा है, किस तरीके से आप इस बार जो है चुनावी माहौल को देख रहे हैं? इस बार माहौल थोड़ा गर्म है तो टक्कर है दोनों पार्टियों की, दोनों गठबंधन की। मतलब कि एक तरफ जो है सपा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गठबंधन है आरएलडी का और बीजेपी का। जी। और उसके अलावा और भी तो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। उनका कहीं वो नहीं है, वो यह है कि 1-2% वोट ले जाएंगे, वो बात अलग है, वरना टक्कर इन दो की है। मतलब कि 1-2% ही वोट ले जा सकते हैं। जी। मतलब कि मुस्लिम समाज से बात करें, मुस्लिम समाज से भी बहुत सारे प्रत्याशी है, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद की, उनसे भी जो है यहाँ पर प्रत्याशी है, वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं। बीएसपी की बात करें तो मायावती जी की पार्टी की, उनकी भी जो है यहाँ से मुस्लिम समाज से आते हैं। सपा ने भी दिया है, लेकिन मिथिलेश पाल जो है वो उसको टिकट दिया है। कैसे देखते हैं इन पूरी चीज़ों को आप? पूरे चीज़ों क्या है, ये है समझ लो बस, जो सपा है ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट उधर ही जाएंगे, वो जो वोटर हैं वो उसके पास जाएंगे। अच्छा, अगर उसकी बात करें मतलब कि समीकरण क्या बनता है, कितनी उसकी वोट है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं? कैसे क्या जो 50-50% चल रहा है, वो समझ लो एक तरीके से मुस्लिम जो चुनाव है वो पार्टीबाजी में आगे, एक तरफा सपा की टक्कर है, एक तरफा इसकी टक्कर है भाजपा की। लेकिन बताया तो जाता है ना, जो मुस्लिम समाज की आबादी है वो यहाँ पर लगभग 70% के समथिंग है। जी, अंदाजा इतनी लगभग। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज का जो मतलब कि ध्यान है वो ज़्यादातर जो है सपा की ओर है। जी, लेकिन यह है कि हर बार पूरा 100% पोलिंग नहीं हो पाता। वोटिंग अगर 50, 60 या 65 तक, इतने परसेंट तक। जो जयंत चौधरी हैं जिनकी पार्टी आरएलडी है, उनका जो है मतलब कि 2024 के चुनाव से पहले वो जाट पे और मुस्लिम समाज पे मतलब कि ज़्यादा फोकस रहता था उन वोटों पे। क्या बीजेपी में आने के बाद में अब लगता है कि वो जो उनकी चीज़ें थी कि भाई मुस्लिम और जाट, वो पकड़ अब भी है या कुछ कम हुई है? या कुछ कम है, समय के अनुसार समय बदलाव आता है तो उनकी कम हो गई है। क्योंकि कोई भी नेता हो या पार्टी हो, वो कभी एक समाज के वोट से नहीं जीत पाते, उन्हें सबको साथ चाहिए। लेकिन जयंत चौधरी तो मुस्लिम और जाटों की राजनीति करते थे ना। तो अब बदलेगा, मैं बोल तो रहा हूँ, समय के अनुसार सब बदलाव हो जाता है। तो मतलब कि अब गठबंधन में है, लेकिन आपने एक टाइम में देखा होगा जयंत चौधरी जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे, अग्निवीर योजना आई थी, तमाम तरह की बातें हुई थी, उस टाइम पे जो है जयंत चौधरी लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, कटाक्ष करते थे और यहाँ तक जो है योगी आदित्यनाथ पे भी कई बार तीखे वार करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है जो रैली हुई, उस रैली में दोनों नेता एक साथ नजर आए। जी, हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि अकल बाद में आती है। और ये है कि ज़िंदगी में हम कुछ सही करेंगे तो पहले हमारे मजाक बनेगी, फिर विरोध होगा, और कहीं ना कहीं देखेंगे जब हार नहीं मान रहे, अपना काम करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ आएंगे। वो इनके साथ हुआ, पहले विरोध करते थे उनका, लेकिन अब देखे भाजपा सही कार्य कर रही तो अब साथ आ गया। अब साथ में आ गए तो मतलब कि जयंत चौधरी अब सही जगह है। जी, पहले सही जगह नहीं थे। जी। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, जब पिछली बार चंदन सिंह चौहान यहाँ पे विधायक बनी, उस टाइम पे तो समाजवादी का और आरएलडी का यहाँ पर जो है गठबंधन था, लेकिन अब की बार विपरीत स्थिति है। तो मतलब कि जो 2022 में हुआ वो अब 2024 में कैसे वो चीज़ें आ पाएगी? 2 साल है ना, 2 साल में बहुत बदलाव हो गया, क्यों गवर्नमेंट के देखे हूँ काम उन्होंने, ठीक है ना, तो उस वजह से साथ में आ गया। तो मतलब गवर्नमेंट के काम देखिए उससे प्रभावित हुए, लेकिन जो एक वोट बैंक होता था समाजवादी पार्टी का और एलडी का मिलकर के जिस तरह से ये सीट निकली थी, लेकिन अब की बार तो विपरीत है ना मामला दूसरा। तो जनता समझ रही है ना, क्योंकि नेता या पार्टी कहीं भी हो, कहीं ना कहीं चाहेगी जनता को बिगड़ा जाए। जैसा आप देख रहे हो कुछ समस्या पे अभी चल रही है देश में, जातिगत जनगणना का मामला चल रहा है, तो भाजपा उसका विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता समझदार है, वो सही जगह जा रही है। अब सही जगह जा रही है। लेकिन अभी बात करें जो अभी पीछे कुछ समय पहले 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका किराना
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। तो क्या वो चीज़ें इस चुनाव में क्या कैसे समझते हैं आप? इस चुनाव में क्या है, मुजफ्फरनगर की वजह से हुआ कि मामला कि 3 बार एक कैंडिडेट था। बालियान जी 2 योजना मेरे तीसरी बार भी टिकट नहीं पाया, तो जनता थोड़ी थोड़ी विपरीत होगी। वो चाहते थे कि नया चेहरा आए वहाँ पे। लेकिन जो परिणाम आए उस परिणाम का कहीं ना कहीं सीट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वो तो पड़ेगा, लेकिन जो हम फील्ड में घूम रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिल रहा है। क्योंकि मिथिलेश पाल है वो सबके साथ है, क्योंकि आज तक उन पर कोई वो नहीं आरोप नहीं है या कुछ नहीं है कि उसकी उनकी आज तक कोई किसी ने दल ने या किसी ने बुराई नहीं की। उनका चरित्र उत्तम है, वो सोच अच्छी है। मतलब कि क्या लगता है पार्टी ने जो मिथिलेश पाल को यहाँ पर उतारा है, क्या समीकरण मिला करके, क्या चीज़ें मतलब कि देख करके जो है यहाँ पर उतारा है? उसके अलावा और भी बहुत सारे नामों की जो है दौड़ में थे। चंदन चौहान की पत्नी है, वो उनके भी लिए भी वो टिकट की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर राजपाल सैनी है, उनका भी कहीं ना कहीं नाम चल रहा था। लेकिन फिर जो है ये कैसे चीज़ें हो पाई है? दरअसल ये हो पाया क्योंकि जो सैन्य कैंडिडेट था पिछली बार आ रहा था राज्यपाल का, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि खतौली से 2-3 बार सैनिक को मिल चुका टिकट। तो मिथिलेश पाल को इसलिए दिया गया क्योंकि गुज्जर समाज का पहले था एक, तो वो सांसद बन गया। अब दोबारा गुज्जर देते जनता, फिर वो मुजफ्फरनगर वाला केस हो जाता कि हर बार ये हत्या का टिकट, ये चेहरे ये हत्या नहीं कही। तो वही कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल जो है सबकी वोट बैंक खींच रही है अपनी ओर। मतलब सभी कास्ट की वोट खींच रही है। हाँ सब उनके लगभग हैं सब। मतलब कि ये चीज़ें भी होती है कि भाई इस जाति को दे दिया, इस जाति को नहीं दिया, इस जाति का, ये चीज़ें भी चुनाव में कहीं ना कहीं है। जाति की जो चीज़ें निकल के आती है कि भाई होती है, यही कारण हुआ था मुजफ्फरनगर का। यही कारण हुआ था। तो मतलब कि मिथिलेश पाल के आने से वो जो जातिगत चीज़ें थी वो सब चीज़ें दूर हो गई है। हाँ वो कहीं ना कहीं 90 से 99% खत्म हुई है जी। मिथिलेश पाल से अब कोई वो नहीं है, सब ठीक है। हाँ कुछ वो नहीं, मन मुटाव नहीं है, सब साथ है। भैया आप कैसे समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? असल में क्या, चुनाव का जो समीकरण है वो कांटे की टक्कर का है। सुम्बुल राणा और मिथिलेश जी, समाजवादी गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका कांटे की टक्कर का चुनाव है। और रही बात हिंदू वोट बैंक की, हिंदू वोट बैंक 90% राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के साथ है। केवल 10% हिंदू वही कटेगा जो पार्टी से जुड़ा हुआ। हिंदू वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, आरएलडी के साथ में। दोनों गठबंधन के प्रत्याशी है, वो भाजपा वाले भाजपा। जैसे अगर वो वोट करेंगे तो मतलब कि आरएलडी को सोच के वोट करेंगे या फिर फूल को देखकर? सुनो, आरएलडी का ही निशान रहेगा, लेकिन वो जो सीट है वो भाजपा के ही अकाउंट में जानी, क्योंकि इनमें जो है कंबाइंड है दोनों में। भाजपा वाले भी कहीं नहीं जाने, आरएलडी वाले भी कहीं नहीं जाने। अच्छा, आरएलडी में जो है जैसे जयंत चौधरी जाटों की राजनीति करते थे और मुस्लिम की जो है राजनीति करते थे, वो उनका जो ग्राफ था 2024 से पहले वो बढ़ा घटा या फिर वो जो है अब ऐसे कैसे ही है या क्या हुआ? वो ग्राफ घटा उनका, क्योंकि फर्क पड़ा। देखो कहीं ना कहीं जब हम सरकार के साथ बुराई कर रहे, सरकार की बुराई कर रहे, मुस्लिमों को साथ लेकर चल रहे, अब वो मुस्लिम को छोड़ के इधर जा रहे, वो ग्राफ थोड़ा बहुत घटा। तो क्या बढ़ा फिर जयंत चौधरी के साथ में, क्या फायदा हुआ? जयंत चौधरी के साथ भाई एक तो मंत्री बन गए, चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया और होटल वाली गाड़ी मिल गई। तो ये तो जयंत चौधरी जी का व्यक्तिगत लाभ हुआ ना? हाँ, व्यक्तिगत लाभ हुआ, मिला नहीं बताओ। मतलब एक दौर वो है करता था, कभी जयंत चौधरी बैठ करके जो है तीखे वार योगी आदित्यनाथ पे करते थे, भारतीय जनता पार्टी पे लगातार वार करते थे, लेकिन अब की बार जो है वो बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं। बीजेपी के साथ में खड़े हुए भाई, उनको लाभ मिला और जो है सरकार में सम्मान मिला। ये भी बात माननी पड़ेगी जो ईमानदारी की है। देखो जो ईमानदारी की बात है, सम्मान भी मिला, चौधरी साहब को भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न के तो वे काबिल थे वास्तव में, वो तो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन उनकी देन समझो उन्हें अब मिला। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको क्या लग रहा है कौन इस बार जीत सकता है यहाँ? देखो जैसे हमने सर्च किया इस बारे में, जो गंगा स्नान का जो महापर्व था हमारा, लगभग 9 सीट उत्तर प्रदेश में है जिन पर उपचुनाव होने हैं और 1 सीट पंजाब की है। तो गंगा स्नान में कौन लोग जा रहे? हम ही लोग जा रहे, जो राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले, ये तो जाते नहीं। और जो एक बार गंगा स्नान में चला गया वो दोबारा नहीं आता। केवल वही लोग आ पाते हैं जिनकी जाति की प्रत्याशी है, कोई भी प्रत्याशी। बात आपकी ठीक है, वो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, वो डेट बढ़ाई गई है इसलिए बढ़ाई गई है ना। लाभ मिला, इससे लाभ मिला, तो इससे जो है जीत के काफ़ी करीब है। मतलब कि आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एलएलडी की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, वो यहाँ से जीत जाएगी? हाँ जीत जाएगी। लेकिन आपके पास में ऐसे क्या समीकरण है कि क्या समीकरण आप लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई ये समीकरण है, ये समीकरण मिथिलेश पाल को यहाँ से जिता सकते हैं? क्योंकि हिंदुओं के पास कोई और विकल्प नहीं है।
लेकिन हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में भी जो है 30% हिंदू है, 70% जो है यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज है। ये प्रत्याशी ऐसी है जिसे मुस्लिम समाज की भी वोट मिलेगी और मिल रही आप है। मान रहे हैं कि मुस्लिम समाज भी जो है, वोट है, इसे सबकी वोट मिलेगी, इस बात को मानना क्या पड़ेगा। आप ये भी मान रहे हैं कि जो मतलब कि बीएसपी ने आईएम होगी और आपकी जो है आईएम होगी और उसके अलावा जो है आपका चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी होगी जो कि एससी वोट पे फोकस करते हैं वो कहीं ना कहीं, तो मतलब कि जो ये मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं इन प्रत्याशियों से क्या लगता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में पैदा होगा? देखो, जिनका जहाँ प्रभाव है वहाँ की वोट तो वे लेगी। अगर मान लो कोई जिस जाति से बिलोंग कर रहा है उस जाति की अगर 100% वोट नहीं लेगा, कम से कम 50% तो लेगा। नहीं, आपको ये लग रहा है कि भाई ये 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए, हाँ। तो ये आपस में कुछ तो काटेंगे। हाँ, कुछ कटेगी, इनमें कटेगी वोट। और जो एससी वर्ग है वो भी सारा नहीं जाएगा, वो भी कम से कम 60 से 70% एससी मिथिलेश जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ। और जो कुछ लोग हैं वे जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, सीट निकलेगी। ठीक है, लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि यहाँ मिथिलेश जो है सीट निकाल जाएगी, उसके अलावा बात आती है कि जब यहाँ का मतदाता मतदान करेगा तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को सोच के वोट करेगा? जैसे कि संभुल राणा होगी, वो लगातार कह रही है कि हम विकास की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम सड़कों की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, लगातार इस तरह की बातें कर रही है। बात ही तो करनी है इनको। हम तो ये सोच के वोट देता है यहाँ का मतदाता सुरक्षा को, पहले नंबर पे सुरक्षा है। अब यहाँ की स्थिति उत्तर प्रदेश की ऐसी थी 2013 से पहले गांव में पहरे लगते थे, और अगर सड़क पे जा रहे और कोई गुब्बारा फट गया तो ये लगा था साले आतंकवादी आ गए। मतलब कि जो गुंडागर्दी थी वो गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। महिला अगर 3 बज रहे, लड़की स्कूल जा रही और 3:30 बज गए तो माँ बाप यूँ कहते यार लड़की नहीं आई, फ़ोन करो। 4 बज गए, पिता तो लड़की का अपने काम पे है तो माँ फ़ोन करे थी, देखियो जी लड़की कहाँ रहेगी। पिता फ़ोन कर रहा था स्कूल में, कहाँ है जी, स्कूल में तो 3 बजे निकलेगी, घर पहुंचने वाली होगी। लड़की घर नहीं आई तो माँ बाप खोज मचा देते थे, अकेले लड़की को पत्नी को घर से बाहर नहीं भेजते थे। अब वो स्थिति है, अब सोचते ही नहीं चाहे 10 बज जाओ। मतलब कि क्या लगता है, मतलब कि जो पिछली सरकारें रही उनकी वजह से ये चीज़ें थी या क्या वजह थी, मतलब कि ऐसी चीज़ें क्यों थी जो अब नहीं है? मतलब कि आप कह रहे हैं ना कि पहले गुंडागर्दी थी, 2017 से पहले का जो वक्त था उस टाइम पे गुंडागर्दी थी, सुरक्षित नहीं थे, लूट होती थी, हत्याएं होती थी। आप कह रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? अब व्यवस्था है योगी जी की, देखा नहीं तुमने, थोड़ी बढ़िया व्यवस्था है। अब तुम नहर की पटरी जाओगे, हिम्मत नहीं थी, अगर तुम नहर का नाम भी ले लेते, तुम हाईवे को भी ना जाते हो, कहते जी यहीं हमें अपने घर आसपास में ही देख लो, हम ये लेट जाएंगे, जाओ नहीं थे, बताओ ईमानदारी से चले जाते क्या तुम्हें रोड की जाना, तुम नहर की पटरी जाओगे, दिन छिपने के बाद नहर की पटरी तुम्हें कुछ ना मिलता। और अब तुम अकेले चले जाओ, रात के 12 बजे चले जाओ, किसान खेत में सोचता नहीं, ट्यूबवेल का पानी चलना, 24 घंटे बिजली, यो ही नहीं पता लगता कि बिजली आ रही क्या जा रही। किसान बेफिक्र होकर खेत में जा रहा। लेकिन लगातार जो है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो लगातार कह रही है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कौन सी महंगाई बढ़ी? अब एक बात बताओ, एक लोग कह रहे बिजली का बिल बढ़ गया, एक मिनट, बिजली का बिल बढ़ गया। बस अब एक बात बताओ, तुम्हारा जो बालक अबोध है, जो बोलता नहीं, वो एक कूलर एक पंखा लेकर पड़ा तो बिल क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे घर में 6 कमरे तो 8 पंखे मिलेंगे, बिल क्यों नहीं बढ़ेगा? सुविधा भी तो देखो, तुम सारे पंखे बंद कर दो, बिल वही 300-400 आना। पहले ग्रामों में, अब कह रहे जी गैस सिलेंडर पर हल्ला मचा रखा है इन्होंने, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। एक बात तो बताओ, पहले गांव में किसके गैस सिलेंडर थे? अब कोई घर ऐसा नहीं है जिसके चूल्हे पर खाना बनता हो। मैं अपनी बताऊँ, 6 महीने में 2 दिन खाना बना और वो भी बड़ी फजीयत रही। गैस सिलेंडर बढ़ गया, क्यों नहीं बढ़ेगा? जब गाँव में एक घर में 2 सिलेंडर होगी, गैस तो बढ़ेगी भाई। जिस चीज़ की मांग बढ़ रही है उस पर तो पैसा बढ़ना। अच्छा, कुछ मतलब कि जो संभुल राणा है वो कह रही है कि जो हमारे यहाँ कादिर राणा जी जो रहे हैं, सांसद रहे पूर्व में, उनकी एक बड़ी छवि है, बड़ा यहाँ पर जो है नाम है, और उनका जो है बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो है उनकी पुत्रवधू है, क्योंकि वो बोल रही है कि बहुत लाभ मुझे मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर जो है सीट निकाल के। भाई देखो, लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वास्तव में नहीं चाहते कि यहाँ अमन चैन रहे। दंगे के दौरान सबको पता कि इनकी क्या छवि रही, ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, पृष्ठभूमि इनकी जो भी रही केवल शोषण की, आतंकवाद की रही।
जो लोग चाह रहे कि आतंकवाद को बढ़ावा मिले वही सपोर्ट करेंगे। बाकी हम लोग तो अमन चैन से रहने वाले और अमन चैन की नींद सोने वाले, हम तो उस वाले लोग हैं। हमें तो सुरक्षा मिल रही है बढ़िया, सम्मान मिल रहा, रोजगार मिल रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अभी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए और वो सीधा सीधा अपने रैली से उन्होंने संबोधन में कहा कि जो है इनका ध्यान रखना, ये वही लोग हैं 2013 के जो दंगों का भी उन्होंने जो है नाम लिया कहीं ना कहीं। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कर दी इस चीज़ को कि तुम भूल ना जाना 2013 के दंगे में क्या क्या कांड हुए। पूरी स्थिति योगी जी ने क्लियर की, और वो भी अब हम लोगों को मतदाताओं को देखना है कि हमें जाना कहाँ है, जाति के जहर में डूबना या सुरक्षा के साथ चलना। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। सच्ची बात है, बटोरे कटेंगे ही। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी की बटोगे तो कटोगे? किसको दे रहे हैं, हिंदुओं को दे रहे हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं? ये तो संदेश हिंदुओं के लिए है, वो किसके लिए है? मैं समझता ये है क्या नाम, ये देखते नहीं क्या नाम, किसी वोट देनी किसी ने देनी, कुछ लोग बढ़ जाते हैं तो वो बटेगा तो कटेगा। मतलब क्या लगता है कि हिंदू जो है बटा हुआ है? हिंदू बटावा था थोड़ा सा, अब नहीं है बटावा फिलहाल। मतलब कि अब एकजुट हो गया, योगी जी ने कर दिया मामला। हाँ, एकजुट कर दिया मामला। मतलब कि इस तरह के भाषण जो है योगी जी देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये सही है? एक जो सूबे का मुख्यमंत्री हो, मतलब कि उसको इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए, इस तरह के बयान देने चाहिए, क्या आप मानते हो वो सही है? सही है, सही है। बांग्लादेश में देखो नहीं, बांग्लादेश में देखो नहीं कैसा हुआ हिंदुओं का। बांग्लादेश में काट के फेंक दिए हिंदुओं को, बुरा हाल कर दिया। हमने एक वीडियो देखी है क्या नाम, बांग्लादेश की लड़की के नाम जो है यूट्रस में जो है बोतल सगाई जा रही थी। आपने मोदी जी के भी भाषण सुने होंगे और योगी जी में मतलब कि बहुत डिफरेंट है। हालांकि मोदी जी की भी जो है छवि अच्छी है, लोग मानते हैं उनको, लेकिन मोदी जी ने कभी इस तरह की कभी कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन योगी जी लगातार इस तरह के भाषण देते हैं। भाषण देते हैं, जहाँ भी विवाद होता है। अभी के नाम मुजफ्फरनगर में ना एक लड़के ने लड़की छेड़ दी थी, उन्होंने उसे क्या नाम जो है गोली लगवा दी थी, जब गैल गोली लगी उसके। तो योगी के शासन है, तो योगी का तो यह है कि नाम वो भी चलता है बूढ़े बाबा फो चलता है। आप ये नहीं मानते कि इस तरह के भाषण से, इस तरह की चीज़ें से जो एक समुदाय है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ चीज़ें फील करता हो कि भाई, वो कुछ लोग कहते भी है कैमरे के सामने कि जो है मतलब कि बड़ा भेदभाव हम लोगों के साथ में हो रहा है? नहीं, बड़ा भेदभाव तो हमारे साथ में हो रहा है हिंदुओं के साथ में। वो लिखा ना क्या नाम, हम दो हमारे दो। अब ये आयुष्मान कार्ड बनते हैं, वो ये आयुष्मान कार्ड बनने हम दो हम चार के, तो 6 यूनिट बनने, तो फिर हमें भाई जो है हम दो हम चार वाला करना पड़ा काम। तो भाई आप देख सकते हैं मीरापुर उपचुनाव विधानसभा में हम मौजूद थे और यहाँ के लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब ये यहाँ पर 20 तारीख को मतदान करेंगे तो इनके जहन में क्या होगा, क्या सोच कर ये वोट करेंगे। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।